हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश के बुक से चैप्टर द सुनामी। इससे पहले के चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं क्लास 8 की सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, जहां पर आप अपने सभी सब्जेक्ट के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं द सुनामी। सबसे पहले इस चैप्टर का मीनिंग हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर का जो नाम है सुनामी, उसका मतलब होता क्या है। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है सु और दूसरा है नामी। सु का मतलब होता है हार्बर। हार्बर यानी कि बंदरगाह, जहाँ पर जहाज आकर रुकती है और जहाज वहाँ से फिर खुलती है। और नामी का मतलब होता है लहर। सुनामी का मतलब होता है बंदरगाह की लहर। सुनामी आखिर होती क्या है। सुनामी एक तेज लहर होती है, पानी की ऊंची ऊंची लहरें होती है जो कि अपने आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर देती है। और ये सुनामी कैसे आती है, जब हमारे समुद्र के नीचे की जो सरफेस है, जो ज़मीन है, उसमें भूकंप आती है, उसमें दरारें पड़ती हैं या फिर उसमें ज्वालामुखी फटती है। तो इस तरह से समुद्र की जो लहरें हैं वो ऊंची और तेज लहरें उठती हैं, जिसकी वजह से आसपास के जो इलाके होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं, चारों तरफ तबाही होती है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो जो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, जब वो अपने आसपास के इलाके को डुबो देती हैं, उसे कहते हैं सुनामी। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ लिखा है बिफोर यू रीड, यानी कि अपने चैप्टर को पढ़ने से पहले आप यहाँ पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा है लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हियर। लिखा है कि ये जो मैप है ये अंडमान और निकोबार आइलैंड की है, इसे देखिए। यहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की मैप दी गई है। ये है अंडमान आइलैंड और ये है निकोबार आइलैंड। आइलैंड किसे कहते हैं। आइलैंड होता है ज़मीन का वो हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे कहते हैं आइलैंड। और अंडमान आइलैंड में एक नहीं बल्कि बहुत सारे आइलैंड हैं। और दूसरा है निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड में भी कई छोटे छोटे आइलैंड हैं। यहाँ इनका नाम पढ़ लीजिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनका भी हम आंसर करेंगे। अंडमान आइलैंड में पहला है नॉर्थ अंडमान, दूसरा है मिडिल अंडमान, तीसरा है लोअर अंडमान और चौथा है पोर्ट ब्लेयर जो कि राजधानी है। और नेक्स्ट है लिटिल अंडमान। यहाँ लिखा है निकोबार आइलैंड्स, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड भी हैं जिन्हें कहते हैं निकोबार आइलैंड्स। ये सभी आइलैंड्स मिलकर के निकोबार आइलैंड्स बनाते हैं। इसमें है कार निकोबार, दूसरा है नॉन कावरी, तीसरा है तारासा और चौथा है कच्छल, पांचवा है लिटिल निकोबार और उसके बाद है ग्रेट निकोबार। राइट हैंड साइड में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो। अब आप नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़िए। ये जो मैप है इनके नाम जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये नाम आपके चैप्टर्स में आएंगे। रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। अगर सेंटेंस में कोई गलती है तो उसे सही कीजिए और उसे दोबारा से लिखिए। पहला है कच्छल इज एन आइलैंड। कच्छल क्या है, एक आइलैंड है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कच्छल क्या है, एक आइलैंड है। इसलिए ये सेंटेंस सही है, ट्रू है। इट इज़ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये जो कच्छल आइलैंड है वो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड का भाग है। क्या ये बात सही है? नहीं, क्योंकि कच्छल किस का आइलैंड है, निकोबार आइलैंड्स का में आता है, यानी कि ये निकोबार आइलैंड का भाग है। इसलिए ये जो सेंटेंस है वो गलत है। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड की जगह होगा निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट है नैन कावरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। नैन कावरी आइलैंड है निकोबार ग्रुप का। हम देख लेते हैं क्या निकोबार आइलैंड्स में नॉन कावरी है। तो यहाँ पर नैन कावरी लिखा हुआ है, इसलिए ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है। नेक्स्ट है कच्छल एंड नैन कावरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट, हिंट द स्केल ऑफ द मैप इज गिवन। मैप यहाँ दी गई है, यहाँ लिखा है कि कच्छल और नैन कावरी के बीच की जो दूरी है वो 100 माइल्स है। लेकिन जो कच्छल और नैन कावरी की दूरी है लगभग वो 21 किलोमीटर की होती है, यानी कि 13 माइल्स की होती है। इसलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। यहाँ 100 माइल्स नहीं होगा, 13 माइल्स होगा। नेक्स्ट है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडिया के वेस्ट में है। ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत है, ये फॉल्स है। यहाँ होगा कि जो द अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो इंडिया के साउथ ईस्ट में है।
नेक्स्ट है द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड। हम देख सकते हैं यहाँ कि अंडमान आइलैंड्स के नीचे है निकोबार आइलैंड्स, इसलिए अंडमान आइलैंड्स के साउथ में निकोबार आइलैंड है। यहाँ लिखा है कि निकोबार आइलैंड अंडमान आइलैंड के नॉर्थ में है, लेकिन जो निकोबार आइलैंड है वो अंडमान आइलैंड के साउथ में है, इसलिए नॉर्थ की जगह पर होगा साउथ। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. एक सुनामी बहुत ही बड़ी और बहुत ताकतवर लहरें होती हैं जो कि समुद्र के अंदर जब अर्थक्वेक आती है, जब भूकंप आती है, उसकी वजह से बनती हैं। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island. यहाँ लिखा है कि एक सुनामी आई थी जो कि 26 दिसंबर 2004 को आई थी। उसने थाईलैंड को हिट किया था, इंडिया के कुछ पार्ट्स को हिट किया था जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को हिट किया था, और तमिलनाडु को हिट किया था, यानी तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है उसको हिट किया था। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ कुछ कहानियाँ हैं जो कि बहादुरी और जिंदा रहने की हैं। आगे लिखा है डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग। क्या जानवरों को ये महसूस हो गया था कि सुनामी आने वाली है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ स्टोरी, कुछ कहानियाँ ये बताती है कि एनिमल्स को ये आभास हो गया था कि सुनामी आने वाली है। यहाँ लिखा है दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। इस चैप्टर में टोटल 3 पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है उसे हम पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है कि ये जो कहानियाँ हैं वो सभी कहानियाँ अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो से हैं। आर्किपेलागो किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी, यानी कि बहुत सारे आइलैंड का ग्रुप जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे आर्किपेलागो कहा जाता है। यहाँ लिखा है इग्नियस वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड लोग काम करते हैं या फिर दूसरे काम अपने एरिया से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड होती है। यहाँ लिखा है इग्नियस क्या थे? मैनेजर थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर थे जो कि कच्छल में थी। His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. उनकी जो वाइफ थी उन्होंने इग्नियस को 6 बजे सुबह में जगाया क्योंकि उन्होंने भूकंप को महसूस किया था। किसने महसूस किया था? इग्नियस की वाइफ ने महसूस किया था। इग्नियस केयरफुली took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. इग्नियस क्या करते हैं? वो सावधानी से अपने टेलीविज़न सेट को टेबल से नीचे उतारते हैं और उसे ज़मीन पर रख देते हैं ताकि वो गिरकर ना टूटे। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद सभी फैमिली क्या करती है? घर से बाहर की ओर तेजी से निकल जाती है। वेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सो द सी राइजिंग। ट्रेमर्स का मतलब होता है जब भूकंप आती है तो ज़मीन बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद झटके खाती है, उसी ही कहते हैं ट्रेमर्स। यहाँ लिखा है कि जब ट्रेमर्स रुक गई थी तब उन लोगों ने देखा कि समुद्र ऊपर उठ रहा है, यानी समुद्र का जो पानी है वो लहरों के रूप में ऊपर उठ रही है। इन द chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. मदर्स फादर को कहते हैं नाना और मदर्स ब्रदर को कहते हैं मामा। केओस का मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, यानी कि हड़बड़ाहट। यहाँ लिखा है कि हड़बड़ाहट में और कन्फ्यूज़न का मतलब होता है कि कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करें। हड़बड़ाहट में और कन्फ्यूज़न में इग्नियस के जो 2 बच्चे थे उन्होंने अपने नाना और अपने मामा का हाथ पकड़ा एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो अपोजिट डायरेक्शन की ओर तेजी से निकल पड़े। किसके अपोजिट डायरेक्शन के? जिस तरफ से समुद्र की लहरें ऊपर की ओर उठ रही थी उसके अपोजिट साइड में वो लोग दौड़ते हैं। ही नेवर सो देम अगेन, और यहाँ लिखा है कि इग्नियस दोबारा से उन्होंने अपने दोनों बेटों को, अपने दोनों बच्चों को और उनके नाना को और उनके मामा को उन्होंने दोबारा नहीं देखा। हिज वाइफ वाज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उनकी पत्नी भी पानी में बह गई थी। यहाँ लिखा है कि जैसे ही इग्नियस के दोनों बच्चे अपने नाना और मामा के साथ हाथ पकड़कर अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ही वो तेजी से दौड़ने लगते हैं वैसे ही लहरें आती हैं और उनको बहा कर ले जाती हैं। उसके बाद से इग्नियस उन्हें नहीं देख पाते हैं और उनकी वाइफ भी क्या होती है, वो भी पानी में बह जाती है। ओनली 3 अदर चिल्ड्रेन
चिल्ड्रेन हु केम विद हिम वर सेव्ड। सिर्फ 3 बच्चे थे जो इग्नियस के साथ आए थे, वो बच गए थे। ये पहली कहानी थी। अब दूसरी कहानी यहाँ लिखी है। संजीव वाज अ पुलिसमैन। संजीव एक पुलिसमैन थे। सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, और वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के कच्छल में अपनी सेवा दे रहे थे। ही somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves। वो उन्होंने किसी तरह से अपने आप को उन लहरों से बचाया, अपनी पत्नी को बचाया और अपनी छोटी बेटी को बचाया। But then he heard cries for help for the wife of John the guest house cook। गेस्ट हाउस का मतलब होता है जहाँ पर वो रुके थे, उसे गेस्ट हाउस कहा जाता है। लेकिन तभी उन्होंने अपने गेस्ट हाउस के जो रसोइया थे उनकी पत्नी की आवाज़ वो सुनते हैं, उनके रोने की आवाज़ सुनते हैं जो कि हेल्प मांग रही थी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। संजीव जैसे ही जॉन की पत्नी की आवाज़ सुनते हैं, उसके रोने की आवाज़ सुनते हैं, वो हेल्प मांग रही थी, उनकी आवाज़ को सुनकर संजीव क्या करते हैं, पानी में कूद पड़ते हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। वो पानी में इसलिए कूदते हैं ताकि वो उन्हें बचा सके, लेकिन दोनों ही फिर पानी में बह जाते हैं। नेक्स्ट स्टोरी है 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people। 13 साल की एक लड़की थी जिसका नाम था मेघना। वो अपने माता पिता और दूसरे 77 लोगों के साथ पानी में बह जाती हैं। She spent 2 days floating in the sea holding on to a wooden door। हम जानते हैं कि जो लकड़ी की बनी हुई चीज़ें होती हैं वो पानी में फ्लोट करती है, पानी में तैरती है। यहाँ लिखा है कि मेघना ने 2 दिनों तक समुद्र में तैर कर बिताया और उसने एक वुडन डोर को पकड़ रखा था। ऑब्वियसली जब वो पानी में बह रही थी तो उसे एक वुडन डोर मिल गया था जिसके ऊपर वो बैठ गई थी और उसने 2 दिन तक वो समुद्र में तैरती रही। 11 times she saw relief helicopters overhead। मेघना ने 11 बार अपने ऊपर रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा था। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स क्या होते हैं? ऐसे हेलीकॉप्टर जो लोगों को किसी आपदा से बचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें रिलीफ हेलीकॉप्टर्स कहा जाता है। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने मेघना को नहीं देखा। शी वॉज ब्राउड टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। डेज का मतलब होता है अपने आप में ना रहना, अपने होश में ना रहना। यहाँ लिखा है कि एक बार फिर से एक लहर आती है और वो लहर उसे किनारे तक ले जाती है। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और फिर जब वो किनारे की ओर आती है उसे समुद्र के किनारे चलते हुए पाया गया था और वो अपने होश में नहीं थी। नेक्स्ट स्टोरी है अलमास जावेद वॉज 10 years old। अलमास जावेद कितने साल की थी? वो 10 साल की थी। सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। वो एक स्टूडेंट थी कार्मल कॉन्वेंट की जो कि पोर्ट ब्लेयर में थी, जहाँ पर उसके पापा का अपना एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नैनकावरी आइलैंड। उनकी माँ राहिला का घर नैनकावरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और उनकी जो फैमिली थी वो वहाँ पर क्रिसमस मनाने के लिए गई थी, यानी कि नैनकावरी आइलैंड में क्रिसमस मनाने के लिए गई थी। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping। यहाँ लिखा है कि जब सुबह में ट्रेमर्स आया था, यानी कि जो भूकंप के झटके थे वो आए थे, उनकी फैमिली सो रही थी। अलमास हिज फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। अलमास के पिता ने ये देखा कि समुद्र का पानी रिसीड हो रहा है। रिसीड का मतलब होता है मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वाज, यानी कि समुद्र का पानी अपनी जगह से पीछे की ओर जा रहा है। He understood that the water would come rushing back with great force। वो समझ गए थे कि जो पानी है वो फिर दोबारा से अपने ग्रेट फोर्स के साथ वापस आएगी। He woke everyone up। उन्होंने सबको जगाया and tried to rush them to a safer place। और उन्होंने ये कोशिश की कि सभी को अच्छी जगह, सेफ जगह पर ले जाया जा सके। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down। वे लोग जैसे ही दौड़ रहे थे उनके दादाजी, यानी कि जो अलमास थे, उनके दादाजी के सर पर कुछ लगा और वो नीचे गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम। और अलमास के पिता उनको बचाने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। और तभी से एक बहुत ही बड़ी लहर आई और उन दोनों को बहाकर ले गई।
Almas's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. यहाँ लिखा है कि अलमास की माँ और उनकी जो आंटी थी वो कोकोनट ट्री के पत्ते के साथ वो चिपक कर खड़ी थी और वो अलमास को चिल्ला रही थी. अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे. और जो लहर आई थी उसने पेड़ को भी जड़ से उखाड़ दिया और वे लोग सभी पानी में बह गए. अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. अलमास ने देखा कि एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैर रहा था. सी क्लाइम्ड ऑन टू इट. वो उस लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ गई. देन सी फेंटेड. और उसके बाद वो बेहोश हो गई. व्हेन सी वोक अप सी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कामोर्ता. जब वो जागती है तो उसने खुद को कहाँ पाया था? उसने खुद को कामोर्ता के हॉस्पिटल में पाया था. यानी कि जब वो जागी थी तो वो कहाँ थी? एक हॉस्पिटल में थी जो कि कामोर्ता में थी. कामोर्ता एक जगह का नाम है. फ्रॉम देयर शी वॉज ब्राउट टू पोर्ट ब्लेयर. और वहाँ से वो पोर्ट ब्लेयर लाई गई. द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन. वो छोटी लड़की किसी से भी उस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती. सी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड. वो अभी भी ट्रॉमा में है, यानी कि वो अभी भी सदमे में है. नेक्स्ट पार्ट है टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल. टिली स्मिथ जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, वॉज एबल टू सेव मेनी लिव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फकिट बीच इन थाईलैंड. उस लड़की ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाई थी जब सुनामी ने थाईलैंड के फकिट बीच में स्ट्राइक किया था. दो सी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स. हालांकि उसे बहुत सारे अवार्ड मिले थे. हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन. लेकिन उनके जो पिता थे, उनकी जो माता थी, उन्होंने अपनी बेटी को अलाउ नहीं किया कि वो किसी भी टेलीविजन के सामने इंटरव्यू दे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी हीरोइन बने. वाई डू यू थिंक दे टूक दैट डिसीजन. उन्होंने क्यों ये डिसीजन लिया था कि वो किसी भी टेलीविज़न को इंटरव्यू ना दें? क्योंकि हो सकता है कि वो जो इंसिडेंट था वो इतना भयानक था कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी उस इंसिडेंट को, उस घटना को याद करे. इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को मना कर दिया था कि वो किसी भी टेलीविज़न को इंटरव्यू ना दें. नाउ हेयर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. अब यहाँ एक स्टोरी है थाईलैंड की. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड. यहाँ लिखा है कि जो स्मिथ फैमिली थी जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी, वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी साउदर्न थाईलैंड में एक बीच रिजॉर्ट में. यहाँ लिखा है जो स्मिथ फैमिली थी वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी. ऑब्वियसली ये जो इंसिडेंट था वो 26 दिसंबर को हुई थी और उससे एक दिन पहले क्या था? एक दिन पहले क्रिसमस था. टिली स्मिथ वाज अ 10-year-old स्कूल गर्ल. टिली स्मिथ एक 10 साल की स्कूल गर्ल थी. हर सिस्टर वाज 7 years old और उसकी बहन 7 साल की थी. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ और उनके माता पिता का नाम था पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. इट वॉज 26 दिसंबर 2004. ये 26 दिसंबर 2004 का वक्त था. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. जो भयानक सुनामी की लहरें थी वो अपने रास्ते पर थी. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. उस सुबह नॉर्दर्न सुमात्रा में एक अर्थक्वेक आई थी, मैसिव अर्थक्वेक आई थी, जिसकी वजह से वो लहरें बनी थी, वो लहरें ट्रिगर हुई थी. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. पेनी स्मिथ ये याद करती हैं कि जो पानी है वो बढ़ रहा था और वो चला आ रहा था. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. जिस बीच पर वो लोग थे वो बीच छोटा और छोटा होता जा रहा था क्योंकि चारों तरफ से पानी आ रहा था. आई डिडेंट नो वॉट वॉज हैपनिंग. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था. यानी कि टिली की जो माँ है वो ये कहती हैं कि जो पानी है वो बढ़ता चला जा रहा था और आता जा रहा था और जो बीच थी वो छोटी से छोटी होती जा रही थी. मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था. बट टिली स्मिथ सेंसेड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. लेकिन टिली स्मिथ को ये समझ आ गया था कि कुछ गलत हो रहा था. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली. यहाँ लिखा है कि उसका जो माइंड था वो माइंड ज्योग्राफी लेसन की तरफ चला गया था जब वो इंग्लैंड में 2 सप्ताह पहले क्लास ले रही थी.
सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, यानी कि थाईलैंड आने से पहले, अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड आने से पहले 2 सप्ताह पहले वो इंग्लैंड में क्लास ले रही थी। और किसकी क्लास ले रही थी? ज्योग्राफी की क्लास ले रही थी। और उसी ज्योग्राफी लेसन की तरफ उसका ध्यान जाता है। टिली सो द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम। टिली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है। एंड स्टार्ट टू फोम, और उसमें फोम बन रहे हैं। बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स, और बबल बन रहे हैं और वो वर्लपूल बना रहा है, यानी कि इस तरह से एक वर्लपूल बना रहा है। She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. टिली ने ये देखा कि जो पानी है वो ऊपर की ओर उठ रहा है, फोम बन रहा है, बबल बन रहा है और वर्लपूल्स बन रहा है, यानी कि पानी एक जगह से इस तरह से गोल गोल घूम रही है। उसने याद किया कि उसने अपनी क्लास में एक वीडियो देखी थी, जब ज्योग्राफी का लेसन हो रहा था उस वक्त उसने एक वीडियो देखी थी जो कि एक सुनामी की थी। उस सुनामी ने 1946 को हवाईन आइलैंड को हिट किया था। उसी की वीडियो वो देख रही थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उसकी ज्योग्राफी की टीचर ने उस वीडियो को क्लास में दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी काउज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। और उनकी ज्योग्राफी टीचर ने उन्हें ये बताया था कि जो सुनामी होती है वो अर्थक्वेक की वजह से होती है, यानी कि भूकंप की वजह से होती है, वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी फटने की वजह से होती है, एंड लैंडस्लाइड्स, और अगर ज़मीन खिसक जाए उसकी वजह से सुनामीज होती हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली अपनी फैमिली के ऊपर चिल्लाने लगी, टू गेट ऑफ द बीच, बीच से दूर होने के लिए, यानी कि टिली अपने फैमिली को बीच से दूर रहने के लिए चिल्लाने लगी। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक, वो अर्थक्वेक के बारे में बात कर रही थी, अंडर द सी, जो कि समुद्र के अंदर होता है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्टेरिकल हो रही थी। हिस्टेरिकल का मतलब होता है व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, यानी कि आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता और आप जंगली की तरह या तो आप चिल्लाते हैं, या तो हंसते हैं, या तो रोते हैं। इस दशा को कहते हैं हिस्टेरिकल। टिली ज़्यादा से ज़्यादा हिस्टेरिकल हो रही थी। सेड हर मदर पेनी, उसकी माँ ने कहा, आई डिडेंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेन, लेकिन मैंने जब अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखा, आई थाउट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मैंने सोचा कि ज़रूर कोई गंभीर घटना होने वाली है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। टिली के माता पिता ने टिली को और उसकी बहन को बीच से दूर किया और वो होटल के स्विमिंग पूल की तरफ गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और बहुत सारे टूरिस्ट ने भी उनके साथ बीच को छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और तब ऐसा लगा जैसे कि पूरा का पूरा समुद्र उनकी ओर चला रहा है। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चिल्लाई, रन, दौड़ो, यानी कि टिली की माँ ने जब ये देखा कि पूरा का पूरा समुद्र ऐसा लग रहा है कि उनकी ओर चल पड़ रहा है, उनकी तरफ आ रहा है, तब वो डर से चिल्लाती हैं, दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामीज वेव्स। फैमिली ने होटल के थर्ड फ्लोर में शरण लिया। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामीज वेव्स, और उसके बाद 3 बार सुनामी की लहरें आई, लेकिन उनकी जो बिल्डिंग थी वो 3 सुनामी की लहरों को भी उसने सहा और वो खड़ी रही। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच के पास रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो जिंदा नहीं होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज, और जो स्मिथ्स की फैमिली थी वो बाद में उन दूसरे टूरिस्ट के साथ मिले जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, टिली और उनके ज्योग्राफी लेसन टीचर को धन्यवाद, टिली को धन्यवाद, और उनकी जो ज्योग्राफी लेसन की टीचर थी उनका धन्यवाद। दे हैड बीन फॉरवार्न्ड, उन्हें पहले ही चेता दिया गया था। यहाँ लिखा है टिली को धन्यवाद और उसके ज्योग्राफी लेसन को धन्यवाद, उन्हें पहले ही चेता दिया गया था। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली अपने स्कूल इंग्लैंड में दोबारा गई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और अपने दोस्तों को अपनी डरा देने वाली कहानी उसने सुनाई। नेक्स्ट पार्ट है 3। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय।
लड़के की तस्वीर को ध्यान से देखिए एंड हिज डॉग, और उसके डॉग की तस्वीर को ध्यान से देखिए एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी, और उन चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, उनके बारे में डिस्क्राइब कीजिए जो आप इस पिक्चर में देखते हैं। यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, वर्ड्स को यूज़ करते हुए या फ्रेजेस को यूज़ करते हुए। ईदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड, या तो टीचर या तो स्टूडेंट्स में से कोई वर्ड्स को और फ्रेजेस को ब्लैक बोर्ड में लिख सकते हैं। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट, इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है काम यानी चारों तरफ शांत है, ब्लू सी है यानी कि नीला समुद्र है, रेन हर्ट्स यानी कि झोपड़ियाँ बर्बाद हो गई हैं। इसके अलावा बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे फ्रेजेस हैं जो इस पिक्चर को देखकर हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो एरिया है वो पूरा बर्बाद हो गया है, जो झोपड़ी है, घर है वो टूट गए हैं, चारों तरफ शांति है, और चारों तरफ जो जानवरों के डेड बॉडीज़ हैं, दूसरी डेड बॉडीज़ हैं, पानी की कमी है, खाने की कमी है, और इस तरह से वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। इस तरह की बातें हम लिख सकते हैं। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. Slammed into means टकराना। यहाँ लिखा है कि इंडिया और श्रीलंका के तट पर बड़ी लहरों के टकराने से पहले वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो, जंगली और पालतू जानवरों को ऐसा लग रहा था जैसे वो जान गए थे what was about to happen, क्या होने वाला था। They fled to safety, वे सेफ जगह की ओर भाग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, जिन्होंने उन घटनाओं को देखा था, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, हाथी चिल्ला रहे थे, एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड, और वो ऊंची जगह की ओर दौड़ रहे थे, ऊंची जगह की तरफ दौड़ रहे थे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, यानी कि कुत्ते घर से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे, वो इनकार कर रहे थे। फ्लेमिंगोज अबंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, जो फ्लेमिंगोज थे वो जिस जगह अंडे दे रहे थे उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स रस्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और जो जू एनिमल्स थे यानी चिड़ियाघर के जो जानवर थे वो अपने शेल्टर्स के अंदर चले गए थे। एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और उन्हें मनाने के बाद भी वो वापस नहीं आ रहे थे। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं, ये यकीन करते हैं कि जानवरों में सिक्स्थ सेंस होता है और वो ये जानते हैं कि कब पृथ्वी हिलने वाली है। सम experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. यहाँ लेकर के कुछ एक्सपर्ट्स ये यकीन रखते हैं, ये मानते हैं कि जानवरों में एक्यूट हियरिंग होता है, यानी कि उनके सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, जो कि उन्हें मदद करती है अर्थ के वाइब्रेशन को सुनने में या फिर फील करने में। यानी कि अर्थ का जो वाइब्रेशन है उसको सुनने में, महसूस करने में एनिमल्स की एक्यूट हियरिंग उन्हें मदद करती है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी कि इंसानों के समझने से पहले कि क्या होने वाला है, उससे पहले ही डिजास्टर की जो भनक है वो उनके सेंस को लग जाती है, यानी कि वो महसूस कर लेते हैं। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, हम लोग ये श्योर नहीं हो सकते कि जानवरों में सिक्स्थ सेंस होता है या नहीं होता। बट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज। लेकिन फैक्ट ये है कि जो जाइंट वेव्स थी, जो बड़ी लहरें थी जो कि इंडियन ओशियन में लगातार जारी रहा था, उसने दर्जनों देशों के 1,50,000 से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया। बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन जो जानवर थे, ज़्यादा जो जानवर थे उनके मरने की रिपोर्ट नहीं थी। यहाँ लिखा है व्हेन डू यू थिंक दिस पिक्चर वाज टेकन, यानी कि आप क्या सोचते हैं कि ये पिक्चर कब ली गई थी। नेक्स्ट है डिड यू नो दैट वेरी फ्यू एनिमल्स एक्चुअली डेड इन द सुनामी, क्या आप जानते हैं कि बहुत ही कम जानवर सुनामी में मारे गए थे। आगे लिखा है along India's कडेलोर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, यहाँ लिखा है कि इंडिया के कडेलोर कोस्ट में जहाँ पर हज़ारों लोग मारे गए थे, बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड,
ये पाया गया था कि जो भैंसें थी, बकरियां थी और कुत्ते थे, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। याला नेशनल पार्क जो कि श्रीलंका में है, वो तरह तरह के जानवरों का घर है, इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, यानी कि वहाँ पर एलिफेंट्स भी हैं, लियोपार्ड्स, तेंदुए भी हैं, और 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, और पंछियों के 130 स्पीसीज हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतनंगला बीच इनसाइड द पार्क। 60 विजिटर्स, 60 यात्री पार्क के अंदर पतलंगा बीच से बह गए थे, बट नो एनिमल्स carcasses were found except for 2 water buffaloes। कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली थी, यानी कि किसी भी जानवर की डेड बॉडी नहीं मिली थी सिवाय 2 पानी के बफेलोज के। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, यानी कि जब सुनामी हिट करने से पहले 1 घंटा पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतनंगला बीच। लोगों ने याला नेशनल पार्क में ये ऑब्जर्व किया कि 3 हाथी पतनंगला बीच से भाग रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। यहाँ लिखा है कि श्रीलंकन जेंटलमैन थे जो कोस्ट एरिया में रहते थे, गाले के नज़दीक। उन्होंने कहा कि उनके जो 2 कुत्ते थे वो बीच पर टहलने के लिए नहीं गए थे। हालांकि वो रोज़ जाते थे, लेकिन वो नहीं गए थे। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। वे हमेशा बाहर जाने के लिए एक्साइटेड रहते थे, यानी कि उत्साहित रहते थे। ही सेड, उन्होंने कहा, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो। लेकिन उस दिन उन्होंने बाहर जाने से इनकार कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और चूँकि उनके कुत्तों ने बाहर जाने से इनकार कर दिया, और इस तरह से उनकी जान भी बच गई थी। यानी कि उनके कुत्तों ने शायद ये महसूस कर लिया था कि सुनामी आने वाली है, इसलिए वो उस दिन बाहर टहलने के लिए नहीं गए। और इस तरह से जो श्रीलंकन जेंटलमैन हैं वो भी अपने कुत्तों की वजह से बाहर टहलने नहीं गए और उनकी जान बच गई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट करना ही मुझे मोटिवेट करता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।